आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का आज एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ चुका है, इसीलिए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में औकाफी अराजियात की तबाही का जायज़ा लेने के लिए CBCID तहकीकात का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि उन्हें वक्फ की अराजी की इंक्वायरी करवाने पर कोई एतराज़ नहीं है। KCR ने कानून साज असम्बली में दही तरक्की पर हुए मुख्तसर बहस के दौरान ये बात की। उन्होंने गरीबों के लिए इंसाफ दिलाने के मामले में यकीनन हुकूमत मुस्बित है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड की बुनियाद पर रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स मुंजमद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने उन्हें किसी भी हालत में रजिस्टर नहीं किया है। अकबरुद्दीन अवैसी का कहना है कि बाज़ मामलात में वक्फ बोर्ड अदालतों में मुनासिब तरीके से बहस नहीं की, जिसकी वजह से वक्फ इमलाक खानगी अफराद के हाथों में चली गई है। वज़ीर आला ने कहा कि वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों की CBCID इंक्वायरी का वो हुक्म देंगे। ఇప్పటి వరకు మేము చేసిన చర్య ఏంటంటే దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన భూములు కానీ వక్ఫ్ బోర్డు భూములు కానీ గత ప్రభుత్వాల హయాంలో చాలా దారుణానికి గురైన అధ్యక్ష, అది మనందరికీ తెలుసు. ఇదే సభలో చాలా చర్చ జరిగింది. ధరణి వచ్చినప్పుడు ఎంతైతే ల్యాండ్ ఉందో దాన్ని అంతా కూడా ఫ్రీజ్ చేయమని చెప్పినాం. ఇప్పుడు అది ఫ్రోజన్ ఉంది. ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డుల ఆధారంగా, వక్ఫ్ బోర్డు దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డుల ఆధారంగా ఇటు దేవాదాయ భూములు కావచ్చు, అటు వక్ఫ్ భూములు కావచ్చు ఫ్రీజ్ అయి ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ పరంగా వాటిని ఎట్టి పరిస్థితులలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కానీ ఇంకో అనుమతులు ఇవ్వడం కానీ జరగదు అనే వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. కానీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇంతకుముందే నాకు ఛాంబర్లో కూడా వచ్చారు. వారు కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాలలో కోర్టులలో మన వాళ్ళు సరిగా వాదించడం లేదు, అవి కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పినారు అధ్యక్ష. ఏది ఏమైనప్పటికీ వక్ఫ్ బోర్డుల విషయంలో జరిగిన దుర్మార్గాల మీద एक CBCID चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का पर बरहमी का इजहार किया। कानून साज असम्बली में दही और शहरी तरक्की पर हुए मुख्तसर मबाहिस के मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दही रोजगार जमानत स्कीम के फंड्स का रियासती हुकूमत गलत इस्तेमाल कर रही है। भट्टी के इस इल्ज़ाम पर चीफ मिनिस्टर ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। KCR ने कहा कि भट्टी विक्रमार्का अवाम को गुमराह कर रहे हैं, ये उनके इल्म का फुकदान है। रियासत में जिसे पंचायत राज कहा जाता है, मरकज़ में इसे दही तरक्कियात कहते हैं। किसी भी महकमे को मरकज़ से कोई फंडिंग नहीं होती, इससे कबल भी वो इस बात को वाज़ेह कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत का बजट होता है और एक फाइनेंस कमीशन होता है। फाइनेंस कमीशन तमाम रियासतों के साथ मुशावरत करते हुए रियासतों की ज़रूरियात के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत को हर 5 साल में एक मरतबा उतने फ़ंड्स उस रियासत को जारी करने की सिफारिश करता है। इस तरह ये फंड्स फाइनेंस कमीशन की जानिब से मख्तस करदा होते हैं, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मख्तस करदा नहीं होते हैं। सिर्फ मरकज़ी हुकूमत पोस्टमैन का रोल अदा करता है। రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఉంటుంది. ఒకటి ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంది అధ్యక్ష. ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి దాన్ని నియమిస్తారు అధ్యక్ష. ఆ ఫైనాన్స్ కమిషన్ మొత్తం అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదింపులు జరిపి, ఇది పాయింట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అందరికి పనికొచ్చింది, విమర్శ కోసం చెప్తలేదు, అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సంప్రదించి బేరీజు అంచనాలు వేసుకొని స్థానిక సపరిపాలనా సంస్థలు కూడా చక్కగా పనిచేయాలి కాబట్టి వాళ్లకు ప్రతి రాష్ట్రానికి ప్రతి సంవత్సరానికి ఇంత ఇవ్వాలి అని 5 ఇయర్స్కి ఒకటేసారి రికమెండేషన్ ఇస్తారు అధ్యక్ష. అది ఫైనాన్స్ కమిషన్ కేటాయింపులు అన్నమాట, కేంద్ర ప్రభుత్వ కేటాయింపులు కావు. ఈ ట్యాక్స్ కలెక్షన్లో కూడా భిన్నమైన ట్యాక్సులు భిన్నమైన ప్రభుత్వాలు వసూలు చేస్తాయి అధ్యక్ష. కొన్ని ట్యాక్సులు రాష్ట్రం వసూలు చేస్తుంది, కొన్ని ట్యాక్సులు కేంద్రం వసూలు చేస్తుంది. కేంద్రం బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ, దళిత గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ, ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళు కానీ సర్పంచులుగా ఉంటే సార్ అధ్యక్ష, మిత్రులు భట్టి విక్రమార్క గారు చాలా సీనియర్ సభ్యులు, వారంటే నాకు గౌరవం కూడా ఉంది. वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कानून साज असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान कहा कि अर्बन मिशन
भागीरथा स्कीम पर एमएलए सुधीर रेड्डी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम शहरी मिशन भागीरथा के तहत एलबी नगर हलके की तमाम कॉलोनियों को पीने का पानी फराहम कर रहे हैं। 313 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 47.5 MLD की गुंजाइश वाले 12 आबी जखायर और 384 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर एलबी नगर हलके में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाया गया है। రాజేంద్ర నగర్ కానీ మల్కాజ్గిరి కానీ కాప్రా కానీ కుకట్పల్లి కానీ శేర్లింగంపల్లి కానీ ఇవన్నింటికి సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఒక సమగ్రమైన ప్రణాళిక రూపొందించి దాదాపు 2100 కోట్ల రూపాయలతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు సంతృప్తికర స్థాయిలో అంటే సాచురేషన్ మోడ్లో ఆనాడు మొత్తం పోయిన టర్మ్లోనే డ్రింకింగ్ వాటర్ కల్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష. 90 నుంచి 95% దాకా సమస్య పరిష్కారం అయింది అధ్యక్ష వారు చెప్పినట్టుగానే. కాకపోతే అక్కడక్కడ ఇంకేమైనా 5-10% సమస్య ఉంటే ఉండవచ్చు. అందులో వారు ఇందాక కొన్ని కాలనీలు ప్రస్తావించినారు. అందులో కొత్తగా వచ్చిన కాలనీలు కూడా ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే పట్టణీకరణ వేగంగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొత్తగా वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि कार्गो पार्सल सर्विसेज से तेलंगाना आरटीसी को 62 करोड़ 2 लाख रुपए की आमदनी हुई है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कानून साज असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान आरटीसी कार्गो पार्सल सर्विसेज पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कार्गो पार्सल खिदमात से सारिफिन खुश हैं। टीएसआरटीसी रियासत में होम पिकअप और होम डिलीवरी पार्सल खिदमात मुतारिफ करने का इरादा रखती है। आरटीसी इस वक्त 195 कार्गो गाड़ियों की मालिक है। मुस्तकबिल खरीब में मजीद 50 कार्गो गाड़ियां दस्तियाब कराने का इरादा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कार्गो पार्सल सर्विसेज गुज़िश्ता साल जून में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आरटीसी की इजाफी आमदनी बढ़ाने के इरादे से शुरू की गई थी। फिलहाल 177 बस स्टेशनों से कार्गो पार्सल सर्विसेज चलाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में सामान को मुंतकिल करने के लिए पुरानी बसें इस्तेमाल की जा रही हैं। 150 कार्गो बसें हैं जिनकी गुंजाइश 10 మెట్రిక్ టన్ है। గత సంవత్సరం జూన్ నెలలో ఈ కార్గో మరియు పార్సల్ సర్వీస్కి సంబంధించిన సేవల్ని ప్రారంభించమని చెప్పి వారి డైరెక్షన్స్లో వారితో జరిగిన డిస్కషన్స్లో ఒక డీటెయిల్డ్ కార్గో అండ్ పార్సల్ సర్వీసెస్ని జూన్ 19వ తారీఖు నుండి 2020 సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభించాం అధ్యక్ష। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कानून साज असेंबली में वक्फे सिफर के सेशन के दौरान मछलियों की अफजाइश पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मछली की अफजाइश में इजाफा और माहीगीरों की आमदनी में इजाफे के लिए 100% ग्रांट के साथ मछली और झींगे तकसीम किए जा रहे हैं। मछलियों और झींगों की सब्सिडी पर तकसीम उनकी पैदावार में इजाफा हो रहा है। 81 आबी ज़खायर, 1348 मुस्तकिल तालाबों और 27,275 कुंटों में मछलियां छोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम माहीगीरों को इंश्योरेंस की सहूलत भी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में माहीगीरों को नज़रअंदाज किया गया था। बजट में भी माहीगीरों के लिए कोई रकम मख्तस नहीं की गई थी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दही मईशत को मुस्तहकम बनाने का फैसला किया। उसी के एक हिस्से के तौर पर हम माहीगीरों में मछलियां तकसीम कर रहे हैं। మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగింది అధ్యక్ష। అదేవిధంగా ఈ పథకం కింద చేపల వేట నిషేధ కాలంలో జీవనోపాధి అందించడానికి, పొదుపు అలవాటును పెంపొందించడానికి మత్స్యకారుల లైసెన్దారులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని సమకూర్చడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష। 9 నెలల వరకు మత్స్యకారులు మరి 1500 రూపాయలు పొదుపు చేయగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఇంకా అదనంగా 3000 మరి జమ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష। చేపల వేట నిషేధ కాలంలో మత్స్యకారులకు 4500 రూపాయల మొత్తాన్ని చెల్లించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష। 20.435 మొత్తంతో 3 లక్షల। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने टीआरएस रुकन असेंबली एन भगत और मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए बताया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत दी जाने वाली हर मुस्तहिक दरख्वास्त की यकसोई करते हुए 1,16,000 रुपये अदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम में 50,000 से इजाफा करते हुए उसे 1 लाख रुपये करने के इक़दाम किए। इसमें मज़ीद इजाफे के सिलसिले में
वज़ीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी। क़ब्ल अज़ीं TRS रुकन असम्बली भगत ने BC तबके के अफराद को कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1,16,000 रुपये देने का खैर मकदम किया। वहीं मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गुज़िश्ता 2 साल से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की यकसोई करने का मुतालबा किया। నీ బిడ్డ పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి రూపంలో షాదీ ముబారక్ రూపంలో నేరుగా అప్పు కాదు అధ్యక్ష, ఇది గ్రాంట్గా నేరుగా నీ బిడ్డ పెళ్లి కానుక ఇచ్చే ఏకైక రాష్ట్రం అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మనసున్న మహారాజు కేసీఆర్ గారు అధ్యక్ష. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టలే అధ్యక్ష, కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది అధ్యక్ష. నేను గర్వపడతా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష మొదటి 2014 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా 51,000 తోటి సరిపించుకున్నారు. 51,000 భూముల భగత్ గారు. అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. 2014లో తెరాస ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత కేసీఆర్ గారు దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి అద్భుతమైన పథకాన్ని మన రాష్ట్రంలో ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం, షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు నిజంగా ఈరోజు అన్ని వర్గాల వారు, పేదలు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు, అన్ని కులాలకు చెందిన వాళ్ళు కూడా నిజంగా చాలా హర్షిస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టగానే వాళ్ళ పెళ్లి గుర్తొచ్చి, వాళ్ళ పెళ్లి చేయడం కావచ్చు, ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి వాళ్ళని వడ్లగింజేసి చంపుకునే రోజుల దగ్గర నుంచి ఈరోజు वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि ज़रई शोबे में काश्तकारी को फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत सभी इक़दामात को यकीनी बना रही है। मुक़र्रना में वक़फ़े सिफ़र के दौरान रियासती वज़ीर ने नामियाती काश्तकारी के लिए हुकूमत की तरग़ीब पर अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की फ़लाह बहबूद के लिए मरकज़ को अपनी सोच बदलनी होगी। निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि फसलों की इमदादी कीमत की मरकज़ी हुकूमत ज़िम्मेदार है। मरकज़ ने मुल्क में 29 अक़साम की फसलों के लिए इमदादी कीमतों का ऐलान किया है। ఉపాధి కావాలి, కుటుంబానికి ఉపాధి కావాలి, ఉపాధితో పాటు తనకు ఆదాయం రావాలి, కుటుంబం నడవాలి, రెండు జరగాలి. కాబట్టి సుస్థిరంగా ఇది ఇన్కమ్ వస్తుందంటేనే ఇస్తాడు. ఆ దిశగా ప్రయత్నం జరగాలి. ఆ దిశగా ప్రయత్నం జరగాలంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక సమన్వయ పద్ధతిలో ఒక కార్యాచరణను సిద్ధం చేసి దీన్ని సర్టిఫై చేయడానికి కూడా సర్టిఫికేషన్ ఏజెన్సీస్ని బలోపేతం చేసి ఆర్గానిక్ అంటే ఇది 100% ఆర్గానిక్ అనేటువంటి విధంగా ముందలు తీసుకుపోవాలి. ఇలా ప్రపంచంలో క్యూబా అనేటువంటి దేశం 100% ఆర్గానిక్ కల్టివేషన్లో ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది అధ్యక్ష. ఫెడరల్ క్యాస్ట్రో నాయకత్వాన ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రంగా మలిచినారు ఆ దేశాన్ని. మన దేశంలో సిక్కిం కూడా 100% అది ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం ఉంది. मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी का मसला तेलंगाना असम्बली में उठाया। उन्होंने वक़फ़े सिफ़र में इस मसले को उठाते हुए कहा कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, तहम उर्दू के साथ सरकारी सतह पर नाइंसाफ़ी की जा रही है। कई सरकारी महकमे जात जैसे RTC, पुलिस और दीगर महकमे जात में उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़बान है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है और तमाम ज़बानों में उर्दू का मुकाम एक बुलंद मर्तबे पे है। और हमारे पास तो अफसोस की बात कि आज कई सालों से इस रियासत में, तेलंगाना में, उससे पहले आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन अमल नदारत है, उस पर सही तरीके से अमल आवरी नहीं हो रही है। हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उर्दू हज़रात को 66 लोगों को उर्दू के पोस्ट पे तकर्रुरात करके ये ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी होती थी उस पर इंसाफ करेंगी। चुनाचे इन्होंने 66 लोगों का अपॉइंटमेंट करके उर्दू दोस्ती का सबूत दिया है। लेकिन आज उसके बावजूद भी बहुत सारे महकमे हैं जहाँ पर उर्दू के ऊपर अमल आवरी नहीं हो रही है। तरीक़ात और रूल्स के लिहाज से यह है कि हर महकमे में कम अज़ कम एक दरख्वास्त उर्दू की दी जाए, लेने वाला है एक मुतरज्जिम उर्दू का होना चाहिए तमाम महकमे में। इसकी बुनियाद पर नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट का एक मुरासिला तमाम सरकारी महकमे जात के हमने हवाले करके पाबंद किया कि उर्दू को उसका मुकाम दिया जाए। मैं आपके ज़रिए हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करता हूँ कि उर्दू के साथ आज भी नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत सारे महकमों में उर्दू के जानने वाले जिसका तकर्रुर नहीं किया गया, महकमे पुलिस में है और RTC में है, बल्दिया में है, तमाम महकमों में। तो मेरा मुतालबा ये है स्पीकर साहब, उर्दू के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस तरीके से उसको दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ दिया गया,
उसके साथ सही मानों में इंसाफ करे तो उर्दू का चलन भी आम होगा। उर्दू लोग आगे बढ़कर उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू के साथ इंसाफ करेगी, जो साबिका में तमाम हुकूमतों ने नजरअंदाज किया, लेकिन यह हुकूमत से तवक्को है कि वो इंसाफ करके उर्दू की अमलावरी के लिए हिदायत जारी करेंगे। शुक्रिया। ज़बान है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है और तमाम ज़बानों में उर्दू का। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असेंबली में राशन कार्ड्स का मसला उठाया। उन्होंने वजीर सिविल सप्लाई से पूछा कि तेलंगाना में कितने किस्म के राशन कार्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि 3 माह पहले जो फूड सिक्योरिटी कार्ड्स दिए गए थे, उस सिलसिले में शहर हैदराबाद में हज़ारों दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। मुख्तलिफ वजूहात बताकर ठेला मंडी पर कारोबार करने वालों या छोटा मोटा कारोबार करने वालों की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 2014 से पहले जो राशन कार्ड हुआ करता था उसमें BPL कार्ड में आरोग्यश्री की सहूलत थी, ताहम फूड सिक्योरिटी कार्ड में इस तरह की सहूलत नहीं है। अंदर हज़ारों एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। हमने मालूम किया तो बताया कि 368 डिग्री के तहत उसको रिजेक्ट किया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर शाम तक ठेला मंडी मजदूरी करने वालों के पास कोई गाड़ी या कार या 2 व्हीलर बताकर उन तमाम एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ, जो हालिया में 2014 से पहले जो राशन कार्ड हुआ करता था, उसके अंदर BPL को, जो गरीब आवाम रहती थी, वाइट राशन कार्ड को, उसके अंदर आरोग्यश्री का इंतज़ाम किया करता था, वो हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल करते थे। मगर आज 2014 से लेकर जो आज की तारीख में जो फूड सिक्योरिटी कार्ड को दिया गया, वो कोई फूड सिक्योरिटी कार्ड को ले जाकर कोई गरीब आवाम हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहती है, मगर उस फूड सिक्योरिटी कार्ड को कोई वहाँ पर बताने वाला नहीं और एक्सेप्ट करने वाला भी नहीं। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर कितने राशन शॉप्स है और कितने वैकेंट है, आपके ज़रिए ये भी मालूम करना चाहता हूँ। और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज असेंबली में ट्रैफिक चालानात का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस का जुल्म बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय ट्रैफिक चालानात में मसरूफ दिखाई दे रही है। ट्रैफिक पुलिस 4 था 6,000 रुपये के चालानात कर रही है। ट्रैफिक पुलिस आवाम पर जुल्म कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि पुराने चालानात पर यकमुश्त अदायगी पर 50% डिस्काउंट दिया जाए। यह है कि आज शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के जुल्म बढ़ते जा रहा साहब। चालाना इतने ज़्यादा हो रहे हैं सर कि पहले ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती सर, मगर आज की तारीख में ट्रैफिक पुलिस का काम यह है कि कैमरा लेना, कोने में ठहरना, कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं करना सर, सिर्फ फ़ोटो खींचना। ऐसा लग रहा है कि सबसे बेहतरीन अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है तो फोटोग्राफरी की ट्रेनिंग दी गई है सर। तो मेरा आपसे ज़रिए से डायरेक्ट ये कहना है मिनिस्टर साहब से कि ये जो चालाना है इसके अंदर हर गाड़ी को, चाहे 2 व्हीलर हो, 4,000, 6,000, 10,000 ऐसे चालाना है सर। एक बार अगर वो गाड़ी पकड़ लेता है कांस्टेबल या SI या इंस्पेक्टर, तो जब तक चालान क्लियर नहीं करे गाड़ी नहीं देता सर। उसके साथ में फैमिली हॉस्पिटल को जाने की रहती, सबको उतार देता, गाड़ी खींच लेता सर। तो मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, साहब पहले हेलमेट का जो चालान था वो 135 था सर, आज गलती से गली में भी निकला तो 235 कर दिए सर। ये जुल्म कई को सर, वैसे ही लोग परेशान हैं और ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं सर। तो मेरी लास्टली सर आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ सर, जितने पुराने चालान है एटलीस्ट 1 टाइम सेटलमेंट के लिए सर 50% डिस्काउंट दे दीजिए सर। जितने लोग भर सकते वो चालान कंप्लीट कर लेते सर, कम से कम जाते वक्त तकलीफ नहीं होती सर। आज MLAs को सबसे ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी पकड़ लिए। मेरे साथ मेरी बहन को मैं स्कूल लेके जा रहा था, कॉलेज को लेके जा रहा था, या कोई पेरेंट्स बोलता बच्ची को लेके जा रहा था सर। तो मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से ख्वाहिश करना चाहता हूँ सर, ये चालानों के ऊपर कंसिडर करिए और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कहिए, हमारी गाड़ी भी फंस।
बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कांस्टेबल्स को तरक्की देने के लिए अहकाम जारी करें जो गुज़िश्ता 28 साल से रुके हुए हैं। इस सिलसिले में बीजेपी या आला सतह के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करे। इसके अलावा जो डीए रुका हुआ है उसे भी जारी किया जाए। धन्यवाद अध्यक्षा। आज हम यहाँ पर विधानसभा चला रहे हैं और सुकून से एसी में बैठे हुए हैं। हमारी सुरक्षा के लिए अध्यक्षा बाहर पुलिस बहुत ही अच्छे से हमारी सुरक्षा कर रही है अध्यक्षा, ट्रैफिक हो सभी व्यवस्था अच्छे से देख रही है अध्यक्षा। लेकिन बाहर खड़ी हुई पुलिस असेंबली की तरफ ये देख रही कि कोई ना कोई हमारे इशू पे कोई बात करे, ऐसा बाहर की पुलिस देख रही है अध्यक्षा। तो मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो पुलिस है अध्यक्षा, जो कांस्टेबल है 92 से उनका प्रमोशन रुका हुआ है अध्यक्षा। तेलंगाना आने के लिए उनका भी एक बहुत बड़ा अच्छा सा योगदान रहा अध्यक्षा। और आज कई लोगों का यही कहना अध्यक्षा कि तेलंगाना आने के बाद में जिस सभी के कान असेंबली में खुश हो रहे, हमारे भी कान शायद खुश होंगे, हमारे प्रमोशन के लिए भी कोई ना कोई बात करेंगे, ऑफिसर्स हो या मुख्यमंत्री जी हो, कोई ना कोई बात करेंगे बोलकर ऐसा सब लोग देख रहे थे। रूल्स के हिसाब से अध्यक्षा 6 साल में उनका प्रमोशन आना है अध्यक्षा, लेकिन 28 साल हो गए उनका प्रमोशन नहीं आया अध्यक्षा। और इसी हिसाब से अध्यक्षा AR सिविल का उनका ऑफिस का कुछ लफड़ा है, कुछ केस है अध्यक्षा। वो लोग भी थक चुके कि भाई हम केस कब तक लड़ेंगे, हम लोग कॉम्प्रोमाइज में आ ही जाएंगे, हम लोग बात करने के तैयार है। अगर DGP हो या कोई बड़े हाई लेवल ऑफिसर्स में या हमारे कोई हाई लेवल मिनिस्टर्स जी से अगर एक मीटिंग हो जाए अध्यक्षा, उनका प्रमोशन का जो आज मसला रुका हुआ है अध्यक्षा वो सॉल्व हो सकता है अध्यक्षा। वैसे ही DA और उनका 3 बार का रुका पहले भी हमारे श्रीनिवास जी एक्साइज मिनिस्टर जी यही विधानसभा में कांस्टेबल्स के लिए, होमगार्ड के लिए उन्होंने अच्छी सी लड़ाई लड़ी। रियासत तेलंगाना में जंगलाती हुकूक एक्ट 2006 पर अमलावरी न करते हुए कब्जेदार किसानों को सरकारी गुंडागर्दी के जरिए न सिर्फ हरासा किया जा रहा है बल्कि गिरफ्तार करते हुए कत्ल के मुकदमात के तहत जेल में बंद किया जा रहा है। जंगलात के अराजियात पर काबिज गिरिजन और हरिजनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अपोजिशन सियासी जमातें मुत्तहिदा तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो पार्लिमानी एक्ट पर अमल करते हुए 13 दिसंबर 2005 तक कब्जेदारों को मालिकाना हुकूक देते हुए पट्टे जारी करें। तेलंगाना जन समिति के दफ्तर पर मुनक़िदा अपोजिशन के कायदीन के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाडा वेंकट रेड्डी ने यह मुतालबा किया। पोरू लैंड्स बोलते हैं ना, जो हरिजन गिरिजन कल्टिवेट करने वाले लैंड्स पे के ऊपर अश्वराव पेट से आदिलाबाद तक जो रास्ता रोको किया गया आल पार्टी के नेतृत्व में 100% सक्सेस हुआ। नियरली 75 जगहों पे फार्मर सिंपथाइजर्स आए, वो धरना सक्सेस हुआ। इसलिए KCR को असेंबली में रिस्पॉन्ड करना पड़ा। लेकिन KCR जो रिस्पॉन्स दिए उसके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि असेंबली में बहुत सारे बातें KCR बोल के बाद में उसको टकराए। सो एग्जाम्स बहुत है, तो जो भी पोर्ट लैंड्स के ऊपर धरना किए उसको एंड तक पोर्ट लैंड गिरिजन को मिले तक ये धरना चलती रहेगी आल पार्टी के नेतृत्व। तो ये सब लोगों के फ़ायदे के लिए 2006 में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट ले आए जिसका नाम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो पहले बस वहाँ उनका घर बसकर जी रहे थे, उनका हक वो मंजूर करने का एक तरीका उसमें है। और जो भी लोग 2005 दिसंबर 13 तक वहाँ अपना कल्टीवेशन यानी तो वहाँ जंगल के ऊपर कुछ अपने घर के लिए कुछ फ़ायदा मिल रहा था, उन हक को मंजूर करने के लिए ये कानून लाए थे। और लेकिन हमारे तेलंगाना में 2014 से इसका अमल नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग के ऊपर दबाव डालना शुरू हुआ। हालांकि एक्ट के तहत जो भी ज़मीन पर है उनको नहीं निकाल सकते जब तक उनका जो दरखास्त है उसको
सरकार ने सही तरीके से उसका एग्जामिनेशन नहीं करते, उसको सही तरीके से उस दरखास्त को देखते नहीं, तब तक उसको नहीं निकाला सकते। लेकिन उनके ऊपर हमला हो रहा था, उनका जितने भी उनका जो भी क्रॉप है उसको डैमेज करने लगे, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करे, उन लोगों को कॉन्स्पिरेसी केसेस में जेल में डाले, कुछ लोगों के ऊपर तो 307 केसेस भी लगाए थे, कत्ल का जुल्म लगा के उनको जेल में डाले थे। तो ये सब लोगों को हक दिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर मोडू करने वाले रैयत की मदद में, किसानों की मदद में हमने आंदोलन किए थे। 100 किलोमीटर हुआ, उसमें 1 लाख से ज़्यादा वुडलैंड्स का जो किसान है वो लोग हम पार्टिसिपेट किए। वो जो है सो केसीआर गवर्नमेंट ने उनका लैंड खींच लिया, ये बार बार उनके ऊपर फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, पुलिस अटैक कर रही है, कई केसेस हैं। पालेरू के रुकन असेंबली के उपेंद्र रेड्डी के कैंप ऑफिस में टीआरएस के ग्रुप्स के दरमियान झड़प हो गई। इस झड़प में टीआरएस कायदीन और कारकुनों के दरमियान जबरदस्त धक्कम पेल हुई और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर हमलावर हुए। पालेरू एमएलए कैंप ऑफिस में हल्का असेंबली के 4 मंडलों में नई कमेटियों और झैली कमेटियों के ऐलान के दौरान उपेंद्र रेड्डी के ही हामियों के दरमियान तसादुम हो गया और उनके हामी इस मौके पर एक दूसरे को ढकेलने लगे, जिससे वहां कशीदगी पैदा हो गई। शहर हैदराबाद में बड़े पैमानों पर फूलों के त्यौहार बतकम्मा का आगाज़ हुआ। यह त्यौहार तेलंगाना की तहजीब व सकाफ़त को उजागर करता है। इस 9 रोज़ा त्यौहार के सिलसिले में जीएचएमसी की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। मेयर जीएचएमसी विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और दीगर ने इस त्यौहार को मनाया। कई मकामात पर ख़वातीन ने बतकम्मा खेला। इस मौके पर मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान की जानिब से कंपोज किए गए बतकम्मा गीत को भी बजाया गया। जीएचएमसी के हुदूद के तालाबों के अतराफ इस त्यौहार के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इस त्यौहार के सिलसिले में साड़ियों की तकसीम का काम भी किया गया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने नलगुंडा में बतकम्मा त्यौहार में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही आज शाम राजभवन में भी ये तकरीब मुनक्किद की गई। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए मजीद 9 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई हैं। इस तरह अब तक इस हल्के में 18 नॉमिनेशन दाखिल किए गए हैं। हालांकि कई उम्मीदवारों ने एक से ज़्यादा सेट दाखिल किए। बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र और उनकी अहलिया जमुना ने भी आज नॉमिनेशन पेपर्स का एक सेट दाखिल किया, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार बालामुरी वेंकट ने भी आज एक सेट दाखिल किया। टीआरएस उम्मीदवार श्रीनिवास यादव पहले दिन ही अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर चुके हैं, जबकि 8 अक्टूबर यानी जुमे के रोज़ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल करेंगे। वाज़ेह है कि हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब की पोलिंग 30 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब नज़र डालते हैं कुछ डराने वाली खबरों की तरफ। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में 11 साला लड़की की असमत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद मकामी अफराद ने जानी की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या निज़ामाबाद के 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वसीम नामी शख्स जो पेशे से मिस्त्री बताया गया, उसने अपने पड़ोस में रहने वाली 11 साला लड़की को चॉकलेट दिलाने के बहाने गुज़िश्ता 5 दिनों से असमत रेजी कर रहा था। आज लड़की के वालिदैन ने लड़की की तबीयत ख़राब होने पर उसे अस्पताल से रुजू किया, जहां लड़की की असमत रेजी होने की डॉक्टरों ने इतला दी, जिस पर मुतासरा के वालिदैन ने मकामी अफराद के ताउन से वसीम को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। तेलंगाना के जिले निर्मल में एक दरिंदा सिफत शख्स ने 3 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की। शर्मनाक हरकत के बाद मकामी अफराद बरहम हो गए और उन्होंने मुलजिम की पिटाई कर दी। ईदगांव इलाके की रहने वाली 3 साला लड़की जब मकान के पास खेल रही थी, 45 साला नारायण ने बहला फुसलाकर लड़की के साथ ये घिनौनी हरकत की। शर्मनाक वाक़े के बाद मकामी अफराद ने मुलजिम को ज़दोकोब किया। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद शहरी बरहम हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया।
इसी दौरान एक जयपुर की छोटी सी आपको खबर सुनाते हैं कि फैसला ऐसे मामले में कैसे आना चाहिए। जयपुर की एक अदालत ने एक 9 साल की लड़की की असमत रेजी के इल्जाम में एक 25 साल के शख्स को 20 साल की कैद की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना सुनाया। लेकिन यह पूरा मामला सिर्फ 9 दिन में, यानी अदालत ने पूरा फैसला सिर्फ 5 वर्किंग डेज में दे दिया। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था और चार्जशीट सिर्फ 18 घंटे में फाइल की गई। 150 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम ने इस पर काम किया। जो ऐसे मामलात लड़कियों के साथ हो रहे हैं, इनमें भी तेलंगाना हुकूमत अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दे तो इंसाफ बहुत जल्द हो जाएगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।